Hello everyone. So let's start from our next chapter, Fundamental Rights. Question 1. Which of the following about fundamental rights and other legal rights are correct in the context of Indian polity? ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स. ठीक है, ये तो दो ही है, मगर मैं आपको तीन टाइप्स के राइट बताऊंगी आज. देखो, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं और एक होते हैं लीगल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं. ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली इनका मेंशन है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे अपने मेंशनड है. और जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल देखो, राइट टू इक्वालिटी जैसे. ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है. उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड होते हैं बट नॉट अंडर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में मेंशन नहीं होते हैं, पर हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट. ठीक है, राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर वो फंडामेंटल राइट नहीं है. लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी एक्ट या किसी लॉ से पास ऑन हुए हों. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये किसी एक्ट से आया है, तो ये तीन टाइप्स के राइट्स होते हैं. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है. ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं और गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो लीगल राइट्स है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं और एनफोर्स किए जाते हैं बाय ऑर्डिनरी लॉ. अरे बात समझ में. सेकेंड देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो दे कैन होल्ड एनी एग्जीक्यूटिव रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इफ इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ऐसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों किसी भी एग्जीक्यूटिव रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, दोनों कर सकते हैं. अरे बात समझ में, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226. तो ये भी ठीक है, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट. अभी मैंने बताया ऊपर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है. किसने कहा है ये? BR अम्बेडकर जी ने. अरे बात समझ में. अब देखते हैं इसको. इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये ऐसा कह रहा है कि ये हमको राइट देता है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास, ताकि हम एनफोर्स कर सके हमारा फंडामेंटल राइट्स. ये गलत है, सिर्फ सब सुप्रीम कोर्ट तक का राइट है हमारे पास. हाई कोर्ट वाला 226 आर्टिकल में है, आर्टिकल 226 में, 32 में नहीं. ओके, और सेकेंड वाला पॉइंट ये कह रहा है कि द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांस, हाउएवर दिस कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स. ये ऐसा कह रहा है कि हाई कोर्ट में जाने का जो हमारा राइट है ना, उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, जब हमारा मतलब कोई सर्कमस्टांस हो जाए तो हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, पर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का राइट सस्पेंड नहीं कर सकते हैं कोई भी सर्कमस्टांस में. अच्छा, हमारे देश में वॉर चल रही है, ठीक है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है ताकि हमारे राइट एनफोर्स करा सके हम लोग. ऐसा नहीं होता है. एनी सर्कमस्टांस में, जैसे इमरजेंसी के टाइम हम लोग सस्पेंड कर देते हैं ये राइट्स. अरे बात समझ में. तो एक एग्जांपल तो यही हो गया ऐसे सर्कमस्टांसेस का, तो ये बिल्कुल गलत है. सेकंड भी गलत है, तो इसका आंसर हो गया नाइदर 1 and 2. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट. ये से कह रहा है कि जो आर्टिकल 14 है, विच मीन्स राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, उसके रेफरेंस में कुछ एक्सेप्शंस हैं इक्वालिटी से रिलेटेड, जैसे MLAs MPs उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं ना. तो इस आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी मेंशन है, पर कुछ लोग एक्सेप्शंस है इस चीज़ से. तो उस सिचुएशन में हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट सही है. ठीक है, अरे बात समझ में. अब हम पढ़ते हैं इसको बारी बारी से. द प्रेसिडेंट और गवर्नर is not answerable to any court for the exercise and performance of powers and duties of his office. ठीक है, powers and duties of his office till 6 months from the date of exercise of such powers and duties. ये ऐसा कह रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को, वो जो भी कर रहे हैं अपनी ऑफिस की ड्यूटीज़ और पावर्स में. ठीक है, लेकिन कब तक? 6 मंथ्स ऐसी पावर और ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म किया, उसके 6 मंथ्स तक. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट इतना ठीक है. देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं होते हैं
किसी भी कोर्ट को। उन्होंने जो भी एक्सरसाइज या परफॉर्मेंस जो भी किया, जो भी अपने ऑफिस के काम से उन्होंने जो भी चीज़ें परफॉर्म की, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की, अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने अपने ऑफिस की कैपेसिटी में किया है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को। आ रही बात समझ में? पर ये जो आगे वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है, टाइमिंग वाला जो दे दिया ना उन्होंने, इस वजह से स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया, तो ये गलत है। सेकेंड देखते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड एन इम्यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिकेशन ऑफ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये देखो, ये इतना ठीक है कि ये इम्यूनिटी है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिकेशन, कि कोई भी पब्लिकेशन की जा सकती है अगर वो ट्रू रिपोर्ट्स है किसी भी हाउस की या पूरे दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की, अगर ट्रू रिपोर्ट्स है तो इम्यूनिटी है कि उसको आप पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, पब्लिकेशन की जा सकती है। पर ये 42nd अमेंडमेंट से नहीं आया था, ये 44th अमेंडमेंट से आया था। 42nd में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो कर्ब कर रहे थे फ्रीडम को। अरे बात समझ में? तो इस चीज़ से याद रखना, 42nd में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और 44th में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस टाइम बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आए थे जो इस चीज़ को रिवर्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे 42 के प्रोविजंस थे जिसको 44 में जाके चेंज कर दिया गया था। ये वाला जो चीज़ थी 44 के अंडर आई थी, 42nd में नहीं आई थी, तो ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉयज इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंजॉयज इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ भी बोल दे एमपीज, वो इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं कि वो इस चीज़ के लिए वो नहीं है, लायबल नहीं है, उन्होंने चाहे कुछ भी कह दिया हो, ठीक है। अपने उसमें पार्लियामेंट में उन्होंने जो भी बोला हो वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई प्रोसीडिंग्स देखी है पार्लियामेंट की, लोकसभा के अगर आपने सेशन सुने हैं तो आपने देखा होगा कि वो लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर इतना बोल जाते हैं, इतने वाहियात कमेंट्स कर देते हैं वो लोग, पर उनको इम्यूनिटी है, वो जो मर्जी बोलें उस कैपेसिटी में पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है और यही वाला आंसर होना चाहिए इसका। फिर भी आगे देखते हैं, फोर्थ वाला, द प्रेसिडेंट एंजॉयज इम्यूनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ये देखो, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में, चाहे वो किसी का रेप कर दे, चाहे वो किसी का किडनैप कर दे, चाहे वो किसी को मार दे, पर्सनल कैपेसिटी में, ऑफिस के काम से नहीं। ऑफिस का काम वो होता है जैसे द्रौपदी मुर्मू जी कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ उनको कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई क्रिमिनल्स भाग रहे हैं या वो जो भी है, अगर वो इनकाउंटर कर रहे हैं उस टाइम पे अपनी ऑफिस की कैपेसिटी में, अपनी देश के लिए या जो भी है, उस टाइम जब वो अगर मान लो किसी ऐसे वॉर की पोजीशन में खड़े हैं और उस टाइम किसी को मार रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी नहीं है, वो उनकी ऑफिस की काम के अंदर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, ऑफिस की ड्यूटी है वो उनकी। पर्सनल कैपेसिटी इन द सेंस मीन्स वो घर बैठे हैं, उनके लिए कोई चाय लाया और चाय उनको नहीं पसंद है, उन्होंने उसको गोली मार दी, तो वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये गलत है, इतनी इम्यूनिटी नहीं है इनको, किसी को भी नहीं है ये, ठीक है। बट दिस इम्यूनिटी इज़ नॉट, ये तो बस फालतू बात की है कि भाई ये इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को है पर गवर्नर को नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये पता है आर्टिकल 30 सबको? आर्टिकल 30 क्या है कि माइनॉरिटीज़ को राइट मिलता है कि वो एडमिनिस्टर कर सके अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अभी कौन कौन से, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती है, ठीक है, और एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अरे बात समझ में, दो टाइप के माइनॉरिटीज़ होती है, देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर प्रोवाइडेड द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। ये बताया मैंने आपको कि रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इसको कैसे याद रखना, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है जो, उसके बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया, तो ये चीज़ें हैं, तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। उसके बाद में लिंग्विस्टिक वाले के जो एग्जांपल्स है ना वो भी होंगे, मतलब एक सर्टेन जैसे लैंग्वेज अलग से रिजर्व होती है तो उस हिसाब से, पर ये मेरे को मेन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के एग्जांपल्स याद है मेरे को। ये इंस्टीट्यूशंस जो है, फर्स्ट वाला ठीक है, तो ये सेकंड हटा दो। अब देखो, या तो सेकंड ठीक है या थर्ड ठीक है, और हमें नहीं पता है, हो सकता है कि दोनों ही ठीक नहीं हो, सिर्फ फर्स्ट ठीक हो, फिर भी हम देखते हैं एक बारी। द राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। मैं बताती हूँ इसको, मैं अब मेरे को भी याद नहीं है ये, पर मैं इसको कैसे याद करूँगी, देखो 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल्स जो है ना, ये जो है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, और ये वाला कौन सा है, आर्टिकल 30, विच मीन्स ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। और इसको अगर ये इतना भी याद नहीं है ना, जैसे ये वाले जो आर्टिकल्स है
ये याद नहीं है तो इसको आप ऐसे याद रखना कि देखो, अगर नॉन सिटीजन्स को ये राइट मिल गया कि वो माइनॉरिटी है और वो अपना इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ज्यूस है, इसराइल में है, हमारे यहाँ पे नहीं है, और हमारे यहाँ पे अगर होंगे तो बहुत बहुत माइनॉरिटी में है ही नहीं, पहली बात तो बहुत ही माइनॉरिटी में है। अब वो कह दें कि बाहर से इसराइल से आके कह दें कि हम लोगों को हमारा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है नॉन सिटीजन्स को भी ये काम करने का कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या कह सकते, नॉन सिटीजन्स को भी राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ सेटअप कर सकते हैं, तो हम करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है, हमारे ये राइट सिर्फ सिटीजन्स है, ठीक है, कि सिर्फ सिटीजन्स में जो माइनॉरिटीज़ है सिर्फ उनको, नॉन सिटीजन्स को नहीं। तो सेकंड गया। थर्ड देखते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहा है कि आर्टिकल 30 ऐसा कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है ये एक्ट से आया है, 2004 में एक एक्ट आया था उसके अंडर में है ये, आर्टिकल 30 में नहीं है। हमारी बात समझ में, ऐसा कोई बॉडी का प्रोविजन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत अच्छे से करके जाते हैं, तो ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ऐसी कोई बॉडी मेंशन ही नहीं है आर्टिकल 30 में। तो ये गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबको पता है आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स है, ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है। इट ओरिजिनली कंटेन 7 राइट्स, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था, 6 अभी हैं, और एक राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था, तो ओरिजिनली 7 राइट्स थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, पहले ही ठीक है। इसके बाद में आगे वाले देख लेते हैं फिर भी एक बार क्या मिस्टेक है उनमें, कि अपन पता लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। ये तो हटा ही दो, नॉन ऑफ द अबव। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय फर्स्ट, 44 एंड 52, मतलब ये फर्स्ट से 44 से और 52 से अमेंड किया गया है, ठीक है। इतने 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इसको एक्ट अमेंड किया गया। पर ये देखो एक सेकेंड, इसको अमेंड किया गया था, फर्स्ट से किया गया है 16 से, 44 से और 97 से, ठीक है। 97 वाला मैंने आपको ऊपर अपन ने जब वीडियोस की थी ना उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 97 है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें कोऑपरेटिव से ऐड की गई थी। अरे बात समझ में, 2011 में तो एक तो यहाँ ऐड किया था कोऑपरेटिव वर्ड, एक उसमें क्या था फंडामेंट, इसमें डीपीएसपी में किया था कोऑपरेटिव वर्ड ऐड, ठीक है। तो कोऑपरेटिव वाला जो है उनके लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए थे इस आर्टिकल के अंडर। मैंने ये भी बताया था आपको, अगर याद है, कि 1992 में रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, उसके बाद में थोड़ा डेवलपमेंट हो गया ये इंडस्ट्रीज और का, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को थोड़ी और इंपॉर्टेंस देने लग गए, इसलिए 2011 में 97 अमेंडमेंट्स है कोऑपरेटिव्स के लिए थोड़े अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये भी किया गया था 19th में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 97 भी याद आ जाएगा ना कि 97 के टाइम किया गया था, तो भी आप इसको गलत मार्क कर दोगे, ठीक है। सी देखते हैं, इट इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा व्हेन आर्म्ड रेबेलियन पे हो, नहीं ऐसा मैं बताती हूँ, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये बात ठीक है कि इट इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, नहीं एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, ठीक है। बाहर से अगर कुछ हो रहा है ना, ये आर्म्ड रेबेलियन तो अंदर का पार्ट है, इंटरनल डिस्टर्बेंस टाइप्स, ठीक है। अगर बाहर से कुछ हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या वॉर हो रहा है, तो हम इसको ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देते हैं आर्टिकल 19 को। आ रही है बात समझ में। और ये सारी बातें कहाँ लिखी है, आर्टिकल 358 में, इमरजेंसी वाले वाली चीज़ों में। तो ये हो गया 5th वाला। 6th देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनटचेबिलिटी के बारे में बताना है हमको ये, और इनकरेक्ट पूछा है सिर्फ आर्टिकल 17 के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अनटचेबिलिटी एज द सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन्स बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, इस लाइन को ना अच्छे से याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस वाला, ठीक है। क्योंकि ये प्री में भी बहुत बार कहते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, ऐसा नहीं होता है, बहुत मिनिमम वर्ड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है। और अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया इन्होंने, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी का मीनिंग ये होता है या नहीं होता है, ये अपने आप अंडरस्टूडेबल है सिर्फ इस वर्ड से, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद में, इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स और एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज, ठीक है। ये ऐसे कह रहे हैं, एक सेकंड बताती हूँ, 2 मिनट। ऐसे कह रहे हैं कि डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स और एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। अब देखो
फॉर एग्जांपल विलेज है बहुत बैकवर्ड, ठीक है। तो ये हाँ मैं बता रही थी आपको कि जैसे विलेज है फॉर एग्जांपल कोई, और वो बहुत बैकवर्ड है, तो वहाँ क्या होता है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं भाग के, जैसे मान लो किसी लड़का लड़की ने शादी कर लिया, फिर कोई रूल ब्रेक कर दिया उन्होंने, कोई गांव का किसी ने भी, तो वो क्या करते हैं कि आपने एक टर्म सुना होगा हुक्का पानी बंद करना, ठीक है। तो विच मीन्स कि वो उन जो वो एक पर्टिकुलर फैमिली होती है ना, उससे वो अपना सारे चीज़ें ख़त्म कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई तुम हमारा अलग जाके रहो, तुम अब इस विलेज का पार्ट नहीं हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोला है कि भाई सोशल बॉयकॉट जो कर दिया ना इसी फैमिली का, जैसे सोशल बॉयकॉट कर दिया इन्होंने, तो वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, और ये सही बात भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है कि भाई उनका म्यूचुअल डिसीजन है पूरे गाँव का, वो जैसे पंचायत और कर देते थे ना पुराने टाइम में, उस हिसाब से ही है, ठीक है। या फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम किसी रिलीजियस सर्विस से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिलीजियस सर्विस है कि भाई ये पर्टिकुलर काम, जैसे कुछ कुछ टेम्पल्स होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ फीमेल प्रीस्ट होती है या फिर सिर्फ फीमेल्स ही अंदर एंट्री ले पाती है, या कुछ विलेज होते हैं जहाँ पे सिर्फ मेल एंट्री ले पाते हैं, सिर्फ मेल्स ही अंदर प्रीस्ट होते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। तो वो एक्सक्लूजन जो चलता रहता है, ये चीज़ें जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अनटचेबिलिटी डिफरेंट चीज़ है, तो सेकेंड बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा है आर्टिकल 19 अभी ऊपर पढ़ के आए कि 7 ओरिजिनली 7 राइट्स थे उसमें, अभी कितने बचे हैं, सिर्फ 6। कौन से वाला हटाया है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं, दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। एक सेकंड पहले देख लेते हैं कितने सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, और ऑल ऑफ द अबव देखो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम ध्यान से करेंगे, कहाँ गया 7th क्वेश्चन, हाँ। तो एक सेकेंड, देखो ये जो राइट्स है ये सिर्फ ओनली अगेंस्ट स्टेट है, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। ये बात सही भी है कि सिर्फ ओनली अगेंस्ट द स्टेट है, क्योंकि ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल इसमें काफ़ी जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें ना वो अगेंस्ट द स्टेट है, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी वाला था, वो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल था कि कोई भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगा, ना ही स्टेट और ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। पर 19 क्या है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट पे है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि ये इनको जो एग्जीक्यूशन वाला जो काम है वो स्टेट ही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो स्टेट ही देगा ना, इंडिविजुअल नहीं देगा। अरे बात समझ में, तो ये वाला ठीक है। सेकेंड देखते हैं, reasonable restrictions can be put on all the freedoms on the grounds of public order, decency or morality, contempt of court, defamation and incitement of an offense, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा, हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है, सारी फ्रीडम्स पे, ऑन ध्यान से देखना, ऑन ऑल दी फ्रीडम्स, और ग्राउंड्स क्या क्या है यहाँ पे, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये वाला क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है, और बहुत सारी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट ऑन ऑल द फ्रीडम्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी। देखो ऐसा नहीं है, अलग अलग है। जैसे फ्रीडम बहुत सारी दी हुई है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। ये वाला एक हमें इसमें दिया हुआ है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए, इंडिया का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 था, और उस टाइम पे असेंबल होने के लिए ये राइट नहीं हटा दिया गया था कि वी डोंट हैव राइट टू असेंबल, हम पीसफुली भी असेंबल नहीं हो सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे कोरोना के टाइम पे, क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर और इंडिया की इंटीग्रिटी पे बात आ रही थी। अरे मत समझ में, तो ये वाली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर। तो ऐसे अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये कर रहे थे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट ऑन ऑल द फ्रीडम्स, एक सेकेंड, हाँ, ऑन ऑल द फ्रीडम्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। ये ऐसा कह रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सारी की सारी फ्रीडम्स,
ठीक है, उन पे लगाई जा सकती है। कौन कौन से ग्राउंड पे? पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तो इन सब पे सारी फ्रीडम्स पे, इन ग्राउंड पे हम लोग लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये इन्होंने ये बोला है। अब मेरी बात सुनो आप, कि ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी फ्रीडम्स पे हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस खुद मेंशन है इसके अंदर। ठीक है, कि क्या क्या लगाई जा सकती है। ठीक है, वी कांट पुट एक्स्ट्रा ग्राउंड्स। ठीक है, कि भाई इन एक्स्ट्रा ग्राउंड्स पे भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। जो जो ग्राउंड्स है जिन पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए वो ऑलरेडी में मैंशनड है आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑलरेडी मैंशनड इन दिस आर्टिकल। ठीक है, और सारे के सारे फ्रीडम्स पे सेम ग्राउंड्स पे नहीं लगते हैं। ठीक है, सेपरेटली मैंशनड है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ग्राउंड्स पे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर मेंशन है वो सारे, और सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। और जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है उस पर इतना नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इन फ्रेंडली रिलेशन वाला पॉइंट उसमें नहीं मेंशन्ड है। तो ऐसे करके तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, पहली बात तो ये वाला ये वर्ड यूज़ करके इन्होंने गलत किया कि भाई सारी फ्रीडम्स पे ऑन दीज ग्राउंड्स। नहीं, ये गलत पॉइंट है। ऑन दीज ग्राउंड्स ऑन फ्यू फ्रीडम्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट सही है, इसमें सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो एक सेकंड हटा दें पहले। अब अच्छा, फर्स्ट और थर्ड देखते हैं। नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस आइदर एज अ मोनोपोली टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन्स। ये बात ठीक है। पहले मोनोपोली था स्टेट के पास बहुत सारे सेक्टर्स में। अब तो चलो रेलवे में भी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। पहले रेलवे पूरा स्टेट के पास था, स्टेट मोनोपोली थी उसमें। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे माइनिंग और हो गया। अब तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जैसे अब तो यूरेनियम वगैरह की जो माइनिंग होती है उनमें चलो स्टेट का रोल है, मोनोपोली है। पर क्या कहते हैं उसको, कि जितना भी है, अगर स्टेट किसी चीज़ पे मोनोपोली रख रही है, ठीक है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। वो अपने ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री करे तो स्टेट के पास पूरा अधिकार है मोनोपोली करने का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब आप बोलोगे कि इस पॉइंट का आर्टिकल 19 से क्या रिलेशन है। तो जो आर्टिकल 19(1)(6) है, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ वो बताया गया है ना, कि अपना क्या कहते हैं उसको, अपने वर्क से, मैं वो वर्ड भूल रही हूँ यार, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। राइट टू ऑक्यूपेशन करके कुछ है ना, फ्री टू कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो तुम। ठीक है, कोई भी काम करो तुम्हारा, उससे रिलेटेड जो भी है, तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस अगर स्टेट मोनोपोली करे तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं रखेगा। उसके अंदर मेंशन है ये रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19G के अंदर है। जी है यहाँ पे, 6 नहीं है, 6 तो अपन लगाते हैं, तो उसके अंदर ये मेंशन है। अरे बात समझ में, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए ये आर्टिकल 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, करता है ये। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे, कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिला रहा है सबको। और एक सेकेंड, सोशल कैसे, एक सेकेंड मैं देखती हूँ। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो, सोशल जस्टिस तो प्रमोट करता है और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं करता है। सोशल जस्टिस करता है, जैसे अनटचेबिलिटी हटा देता है। अब सोशल डेमोक्रेसी और ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वो कैसे करा है वो देखो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है कि सबको इक्वल राइट्स एंड ऑल। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। बट जो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये DPSP प्रमोट करता है। वो कैसे, देखो ये इकोनॉमिक वर्ड गलत यूज़ किया इन्होंने। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे आएगी? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब आएगी जब इनकम इनइक्वालिटीज़ हो जाएगी और सब में इकोनॉमी के बेसिस पे सब इक्वल होंगे। ठीक है, वेल्थ के बेसिस पे सब इक्वल होंगे, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, टू द नीडी वन। ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन्ड है? ऐसा तो है नहीं कुछ फंडामेंटल राइट्स में, कहाँ है ये? DPSP में मेंशन है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? DPSP करता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है क्या प्रमोट करेगा? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कहीं नोट कर लो कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSP। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं,
एक सेकेंड, फर्स्ट गलत हो गया ना, तो हमारा आंसर आ गया। सेकेंड एंड थर्ड दोनों सही है। देख लेते हैं कैसे सही है। दीज राइट्स आर नॉट ऑब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर। ठीक है, ऑब्सोल्यूट नहीं है कि अगर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप जो मर्जी बोलो अपने मुंह से, तुमको कोई मना ही नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऑब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड इन नेचर है कि भाई हाँ इन पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, दीज एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मन मर्जी, मान लो इसको, इस वर्ड को ऐसे समझो कि भाई अपने मन से अपनी इच्छा से मेरे जी में आई मैं वैसे कर रही हूँ, तो वो नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव की मन मर्जी नहीं चलती है, उनके जो रूल है उस पर लिमिटेशंस लगा देता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कि सर्टेन चीज़ें जो राइट इंडिविजुअल को दिए गए हैं वो राइट उनको परफॉर्म करने हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव की मन मर्जी पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। अरे बात समझ में? तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से आते हैं? आर्टिकल देखो 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक। अब उसके बाद में देखते हैं, इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, हम हमारे मर्जी से हम जिसको मानना चाहें, जैसे मानना चाहें हम वैसे हमारे रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइट है। उसके बाद में राइट ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर कल्चर। ठीक है, किसी एक सेक्शन के लोगों को राइट है कि वो अपना कल्चर प्रमोट कर सकें। ऐसा है क्या? नहीं है। ये मेंशन करता है कि कोई भी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर प्रमोट कर सकता है और उसको कंजर्व कर सकता है। इसमें क्या बोला है इन्होंने? कंजर्व। एक सेकेंड, पर ये माइनॉरिटीज़ को बोला है, सिटीजन्स। एक सेकेंड, ये जो है ये है कल्चरल प्लस एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 में। यह आर्टिकल ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, अपना कल्चर प्रमोट करना है। ठीक है, किसी सेक्शन को, ये आर्टिकल 29 में है, अपना कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आते हैं, जो आर्टिकल 29 और 30 है। तो ये नहीं आएगा 28 वाले में, 28 तक ये तो सेकंड गलत हो गया। 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक है। राइट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये अगेन आर्टिकल 30 है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ का 30 में दिया हुआ है और सब लोगों का, माइनॉरिटीज़ मेजोरिटीज़ दोनों का, आर्टिकल 29 में। ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटीज़ दोनों की बात करता है कि दोनों को राइट है अपना कल्चर, अपनी स्क्रिप्ट कुछ भी कंजर्व करके रखने का। ठीक है, और आर्टिकल 30 जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ का राइट्स है, और ये दोनों कौन से राइट्स है? एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स। अरे बात समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं अब। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 32 कौन सा? वही सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाला। उनमें से कौन सी चीज़ें ठीक है? इनकरेक्ट बताना है हमें। ठीक है, इनकरेक्ट यानी एक गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे। अब इसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ठीक है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कोर्ट के पास जाना, ये तो बेसिक फीचर होगा ना, क्योंकि ये आर्टिकल एक तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, दूसरी चीज़ कि ये किसी भी अमेंडमेंट से नहीं लिया जा सकता कि आप कोर्ट के पास ही मत जाओ अगर आपका राइट ब्रीच हो रहा है तो। ठीक है, और इट इज़ वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, तो ये वैसे भी नहीं लिया जा सकता, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर एज टर्म्ड इट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताया मैंने आपको, तो ये ठीक है। इसके बाद में थर्ड, इट गारंटीज द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये गलत है, हमने ऊपर भी ये स्टेटमेंट गलत किया था कि हाई कोर्ट के पास जाता है कौन से आर्टिकल में? 226 में, इसमें नहीं जाता है, तो ये गलत है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। एज फार एज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ये बात ठीक है। देखो, ओरिजिनल मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल राइट है, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है कि ओरिजिनल है ये, बाद में या जैसे भी अमेंडमेंट के थ्रू वैसे नहीं आए, ओरिजिनल है उनका कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं, उसका वो जुरिस्डिक्शन उनके अंडर है, पर एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ऐसा नहीं है ना, हाई कोर्ट भी तो देखता है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है ये राइट इनके पास, हाई कोर्ट भी देखता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये जो है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने वाला, ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास भी है। अरे बात समझ में? तो ये भी ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, आर्टिकल 32 में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, हाई कोर्ट का नहीं मेंशन है, पर इन्होंने यहाँ आर्टिकल 32 की बात नहीं की, इन्होंने यहाँ पूछा है कि जो एनफोर्समेंट कराते हैं फंडामेंटल राइट का
उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है एक्सक्लूसिवली, नहीं है ना ऐसा, हाई कोर्ट के पास भी है, तो इस हिसाब से हमने इसको सही किया है, ठीक है, कि भाई एक्सक्लूसिव नहीं है, इन्होंने ये बोला कि नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद में 11th देखते हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। मैंने ऊपर आपको याद किया था सिर्फ सिटीजन्स का कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, ये पता ही है आपको। 15 वाला कौन सा, इक्वालिटी वाला, ये क्या कहते हैं उसको, स्पेशल प्रोविजन, एक सेकेंड, रिजर्वेशन वाला, नहीं, एम्प्लॉयमेंट का तो ये है, 16 है एम्प्लॉयमेंट का, 19 में जो 6 राइट्स आते हैं ये होता है कल्चरल एजुकेशन, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों का, ये सिर्फ माइनॉरिटी का, ठीक है। और 15 को मैं शॉर्ट में क्या लिखूँ, एक सेकेंड, हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन वाला जो कहते हैं ना अपन कि सर्टेन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, तो वो चीज़ है। तो ये हो गया 15, 16, 19, 29, 30। तो आप देखते हैं इनमें से कौन कौन सा, क्या पूछा है, करेक्ट ही बताना है, और इनमें से कौन कौन सा है जो दोनों के लिए अवेलेबल है। राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, कि राइट टू प्रोटेक्शन ये वाला कहाँ मेंशन है बताओ, ये जो है राइट टू प्रोटेक्शन, एक सेकेंड, कन्वेंशन के उसमें अरेस्ट के अगेंस्ट में ये आता है आर्टिकल 22 में, ठीक है, कि अरेस्ट या कुछ डिटेंशन हो गया सर्टेन केसेस में तो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 22 में, ये इनमें से तो नहीं है, मतलब ये पक्का है आर्टिकल 20, ये वाला हटा दो फिर, 22 में है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये वाला राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक है आर्टिकल 21 में, 21A में अमेंडमेंट से आया था ये, तो ये वाला भी इनमें से कहीं नहीं है, तो सेकंड भी ठीक है, सेकंड ठीक है, तो ये हटा दो। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आ गया आर्टिकल 15, और ये इनमें से है, तो थर्ड तो गया, अब थर्ड गया तो हम इसको हटा देंगे और ये हमारा आंसर है। फिर भी देखते हैं फोर्थ क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, ये शायद इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी, प्रोफेशन, कंसाइंस एंड प्रेस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो ये बात ठीक है इनकी। फ्री, राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ कंसाइंस एंड फ्री, पता नहीं है फ्री प्रोफेशन क्या लिखना चाह रहे थे, फ्री है शायद ये, हाँ फ्री ऐसे होगा ये, फ्री प्रोफेशन टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन, ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल, रिलीजन कहाँ से पढ़ा था हमने, 25 से 28 के बीच में पढ़ा था हमने, और ये दोनों ही इसमें नहीं आते इन वाले राइट्स में, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अब आगे 12th देखते हैं, 3 पॉइंट्स है और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, आ रही बात समझ में, तो हम देखेंगे इसको। According to the Constitution of India, the Parliament and the state legislature can restrict the fundamental rights of the armed forces and the police forces respectively. ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये आर्टिकल 33 में मेंशन्ड है, ठीक है। और इस चीज़ को याद रखना, इसको कैसे याद रखना, तीन अपन ऐसे बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उस हिसाब से कि 33 जो नंबर है ना जिसमें 2 बार 3 आ रहा है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पावर्स, ठीक है, किसकी, आर्म्ड फोर्सेस की और पुलिस फोर्सेस की। अब उनको फंडामेंटल राइट्स क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखो वो उनके पास सिक्योरिटी, अगर उनको वो कह दें कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, और हम जो है हम हमारे जो सीक्रेट्स है जो हमें पता लगा है दूसरे स्टेट्स के बारे में या दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, तो हम वो पूरी जनता को बताएंगे, हम तो अनाउंसमेंट कर देंगे, मैं तो यूट्यूब पे चैनल बना के डाल दूंगा और फेमस होना है मुझे तो, ठीक है, तो वो ऐसे सोचेंगे और फिर वो डाल देंगे, तो इस हिसाब से देश की जो कंट्री की जो सिक्योरिटी इंटीग्रिटी है उस पर हार्म जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से इनके जो सर्टेन राइट्स है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया सिंपली, इसलिए इनके रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। पर एक सेकेंड इसको ढंग से पढ़ते हैं दोबारा, ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ये बात ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो आर्म्ड फोर्सेस के उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये जो फंडामेंटल राइट्स में जो पनिशमेंट की जो पावर है, ठीक है, अगर किसी ने अनटचेबिलिटी परफॉर्म कर दिया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो उनकी पनिशमेंट पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है, इन सब पे डिसीजन करेगा, जो लॉ बनाएगा वो सब पार्लियामेंट करेगा। आर्म्ड फोर्सेस की जो पावर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट करने वाला, तो ये सारी पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब इतना स्टेटमेंट सही है, अगर वो ये नहीं लिखते तो ये भी सही हो जाता, गलत है ये, ठीक है। उसके बाद में Reasonable restrictions on the fundamental rights of armed forces ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. सही बात है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि उन पे रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है उनके फंडामेंटल राइट्स पे। क्यों लगाई जाती है आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस, ताकि वो प्रॉपर डिस्चार्ज कर सके अपनी ड्यूटीज़ को और मेंटेन कर सके डिसिप्लिन को,
ठीक है, तो सेकंड सही है। थर्ड देखते हैं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग आइदर हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट। सही बात है ये कि फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होने पे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, पर आर्टिकल 32 में मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का और 226 में मेंशन है हाई कोर्ट का। तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है और हमारे पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में बताना है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, हमने अभी देखा है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। सही बात है ये कि भाई लेजिस्लेचर जो है वो आर्बिट्रली रूल नहीं कर पाए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि सर्टेन राइट्स हमें प्रोवाइडेड है कि भाई हम लोग खुद को सेव कर पाएँ, ये भी ठीक है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। उसके बाद में सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये बात भी ठीक है। देखो इसमें ना इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो दोनों में। देखो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं स्टेट का कंपोनेंट है कि स्टेट आर्बिट्री रूल नहीं करे, ठीक है, पर कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, तो उसके अंदर फिर इनको ये इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ में प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल होता है, बाकियों में स्टेट के अगेंस्ट तो है ही। फिर तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। अब देखो ऑल ऑफ देम आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, ठीक है, कि सारे के सारे सैक्रोसैंक्ट इन नेचर मतलब परमानेंट है, ऐसा है नहीं है ना परमानेंट, इनको कभी भी हम लोग वो कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, तो ये परमानेंट नहीं है। तो फोर्थ गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में? तो ये परमानेंट नहीं है नेचर में, इनको रेपल किया जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। 14th देखते हैं, द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू कैरी आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। स्टेट लेजिस्लेचर इनमें से कौन कौन से फंक्शंस कर सकता है? मेकिंग लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है कि भाई अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए लॉज बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, अभी लिखा होगा यहीं पे कहीं पे, मैंने लिखा भी था ना, ये रहा, कि जो पनिशमेंट देगा वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं देता है, पार्लियामेंट देगा। और ये अनटचेबिलिटी कहाँ आता है? आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स। पनिशमेंट कौन देगा? पार्लियामेंट, स्टेट नहीं देगा। तो फर्स्ट ही गलत है, ये हटा दो, ये मतलब ये हटा दो, सेकंड तो सही है, करेक्ट ही बताना है ना हमें। सेकंड देखते हैं, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट आर अपॉइंटमेंट्स इन द स्टेट। प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट आर अपॉइंटमेंट्स इन अ स्टेट। देखो ये ऐसा कह रहा है कि अगर देखो कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल यूपी है, ठीक है, और उसके अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और यूपी का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कह देता है कि इस एम्प्लॉयमेंट में 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे यूपी के रेजिडेंट होंगे, ठीक है, बाहर वाले स्टेट्स नहीं होंगे, तो ये पावर नहीं है स्टेट्स के पास, ये वाली पावर पार्लियामेंट के पास भी है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने ये करने की कोशिश की है पर फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि रेजिडेंस एज मतलब रिस्ट्रिक्शंस और एम्प्लॉयमेंट, तो ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट कर सकता है। अगर ऐसा करना होगा तो सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना कि कुछ स्टेट्स ने ये करने की कोशिश की है पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। आ रही बात समझ में? उसके बाद में इसको देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेकेंड ही गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। यार ये भी आर्टिकल उसी में मेंशन है, आर्टिकल ये कौन सा है, 23 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये 23-24 के आसपास ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, ठीक है, 23rd है ये जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये वाला भी ठीक है, थर्ड वाला भी गलत है, तो तीनों ही गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following rights have been inferred as fundamental rights under Article 21? ठीक है, अब देखो 21 जो आर्टिकल है उसके अंदर तो मेंशन है कि राइट टू लाइफ, उसके अंदर इतनी डिटेलिंग नहीं दी है पर ये बाद में एक्सपेंड होता गया। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सर्टेन राइट्स ऐड किए हैं, उसमें तो सिर्फ राइट टू लाइफ और ऐसे मेंशन है, पर उसमें जो सर्टेन राइट्स है वो देखते हैं हम। देखो ये जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है ये आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, ये किसी केस में उन्होंने बोला था और इसमें भी इसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ में तो ये भी आता है अब्रॉड जाने वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला भी इसमें राइट है, मतलब लाइफ में सभी आता है कि भाई पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी लाइफ को इफेक्ट हो रहा है, हमारा राइट टू लाइफ है हमारे पास, तो रेपुटेशन, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। ठीक है, सारी चीज़ें
लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है आप उस हिसाब से मान लो, ठीक है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू ऐसे राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, तो ऐसे करके तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है राइट टू लाइफ में, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस बेसिस पे बहुत बारी बोला है। तो बहुत वाइड है ये, बहुत वाइड। आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। एक चीज़ और बताती हूँ, जो क्वेश्चन उसमें है PYQ में जो क्वेश्चन है वो बताती हूँ। ये बोला था राइट टू मैरिज, राइट टू मैरी समवन ऑफ योर चॉइस, ये किस में आता है? समवन ऑफ योर चॉइस, ये किस में आएगा? ये भी इसी में आएगा, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में। तो इस चीज़ को याद रखना, ये PYQ है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ बियरिंग ऑन एनिमल राइट्स इन इंडिया, ठीक है। एनिमल राइट्स पे बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एनिमल राइट्स पे बियरिंग रखता है, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर एनिमल राइट्स पे बोला है तो वो ध्यान रखना। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पता नहीं, इसका है DPS पे पक्का है, क्योंकि वो उसमें वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जाता है और एनवायरनमेंट का भी बोला है, तो ये है पक्का फॉर श्योर। तो थर्ड अगर फॉर श्योर है, बिना इसको हटा दो, फिर ये एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 7 शेड्यूल है, उसमें बहुत सारी लिस्ट्स मेंशन है, 3 लिस्ट मेंशन है जो स्टेट्स, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे डिवाइडेड है। तो इसमें कहीं ना कहीं इतने सब्जेक्ट्स में एनिमल्स का मेंशन है, तो चाहे वो स्टेट के अंदर आ रहा हो, ठीक है, जैसे कैटल्स का और ये डिजीज़ वगैरह का, तो इसमें मेंशन है, शायद स्टेट के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो ये भी है, फोर्थ भी है, तो फोर्थ तो तीनों में ही है। और क्या मेंशन है यहाँ पे? हाँ फोर्थ, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21, ठीक है, इसके अंदर आता है कि एनिमल लाइफ वाला भी जो है वो इसमें इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में, ठीक है, कि सारे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इसमें इंक्लूडेड है, एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग और ह्यूमन लाइफ, दोनों, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंक्लूडेड इन इट। राइट टू लाइफ में दोनों की लाइफ मैटर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये कौन से वाले जब जलाई कद्दू वाला जो फेस्टिवल होता है ना, उसको जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था ना, उसके अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया था। तो इसलिए इसका भी बियरिंग है, फर्स्ट का भी बियरिंग है, थर्ड का भी बियरिंग है, फोर्थ का भी बियरिंग है, तो इसको हटा दो। अब देखते हैं सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक मेंशन है कि हमारे पास हम प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, तो वाइल्ड लाइफ में आ गया ना ये, तो सेकंड में भी है, तो सारों में ऑल ऑफ द अबव में बियरिंग है।